अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीर अब्बासी और आज मैं मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट बोनेर में। डिस्ट्रिक्ट बोनेर के आज के प्रोग्राम में हम फोकस करेंगे हिस्ट्री को, कल्चर को और इसारे कदीमों को। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ से सिकंदर आज़म भी गुजरे हैं, यहाँ से महमूद गजनवी और मुग़ल भी यहाँ पर आए हैं। जब मार्कों की बात करते हैं तो मशहूर मार्का जो जंग आज़ादी का है अम्बेला के मकाम पर, जो हमारे बिल्कुल करीब है, यहाँ पर हुआ है, जिसमें इस इलाके के जो सलार ज़ई और यूसुफ ज़ई ट्राइब थे उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। ना सिर्फ अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस हुई है बल्कि सिखों के ख़िलाफ़ भी अच्छी खासी रेजिस्टेंस इस इलाके में हुई है। बोनेर का ख़ानदान जिसने यहाँ पर सैयद फैमिली थी जिसने 200 साल तक हुक्मरानी की है, यानी बादशाह रहे हैं, और बेसिकली उनको मुजाहिदीन भी कहा जाता था क्योंकि जो जंग आज़ादी की तारीख थी उसमें भी उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। उसके बाद ये बोनेर जो है ये वाली सवात के दौर में सवात स्टेट का भी हिस्सा रहा है, ये तहसील रही है और उस दौरान यहाँ पर अच्छी खासी डेवलपमेंट भी हुई है। इसके अलावा हम फोकस करेंगे यहाँ के ट्रेडिशनल फूड की भी, आसारे कदीमा के भी कुछ पॉइंट यहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर भी हम आपको लेके जाएंगे। लोकल कम्युनिटी से भी बात होगी और एक्सप्लोर करेंगे हम टूरिज़्म की साइट को भी। तो आप हमारे साथ रहें, चलते हैं बोनेर की इन खूबसूरत वादियों में और नज़र डालेंगे हिस्ट्री, कल्चर, टूरिज़्म और डेवलपमेंट पर। खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला बोनेर 1990 तक एक सब डिवीज़न की हैसियत से वादी स्वात का हिस्सा था, जिसे 1 जनवरी 1991 को अलहदा ज़िला की हैसियत दे दी गई। जोग्राफियाई लिहाज से ज़िला बोनेर को 4 वादियों बोनेर, चगज़ई, खदोखेल और चम्मा मज़ई ने अपने हिसार में गिरा हुआ है। वादी बोनेर के उस कुदरती हुस्न से माला माल मकामात मलका अम्बेला तारीखी अहमियत के हामिल हैं। अम्बेला का मकाम सैयद अहमद शहीद बरेलवी के मुजाहिदों का मरकज़ था और यहीं से अखुंद साहिब ने सवात ने 1863 में जहाद का अलम बुलंद किया, जबकि 1897 में यहाँ के कबाइल ने अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ तहरीक आज़ादी का आगाज किया। हम बोनेर के एंट्री पॉइंट के ऊपर हैं और यहाँ से ही अपने प्रोग्राम का आगाज़ करने लगे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, बोनेर से इनका तल्लुक़ है, शाहिद खान साहब हैं और बोनेर की हिस्ट्री के ऊपर इनका अच्छा खासा अबूर है, राइटर हैं और ये आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे। आगे भी जहाँ पर हम हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे तो हमने शाहिद साहब से पूछना है और फिर लोकल कम्युनिटी के लोगों से भी पूछेंगे। जिस मकाम पर हैं शाहिद साहब, हम इस मकाम के बारे में बताएं। यहाँ जंग आज़ादी का सुना है कि बहुत बड़ा मार्का हुआ है जिसको ना सिर्फ पाकिस्तानी राइटरों बल्कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने भी कलम बंद किया है। ज़रा उसकी हमें तफसील बताइएगा। शुक्रिया। यहाँ ये मेन गेटवे पे हम मौजूद है जिसे अम्बेला पोस्ट कहते हैं। ये एक ऐसा संगम है ज़िला सवाबी, ज़िला मर्दान और ज़िला बुनेर का। ये एंट्री पॉइंट है बुनेर में एंटर होने के लिए। ये जो सामने पहाड़ी नज़र आ रही है आपको, इसको कतलगढ़ या कतलगाह कहते हैं। ये तहरीक मुजाहिदीन का सबसे बड़ा मार्का इधर हुआ था और यहाँ से हो के फिर हम पंचतार और मलका और सिताना और पूरे मंदन और खदुखेल की जो तहसीलें हैं उनमें सिखों के ख़िलाफ़ यूसुफ ज़ई कौम ने बड़ी जंग लड़ी है 1831 में। इसके बाद 1864 में चूँकि अंग्रेज़ आए खदुखेल के रास्ते, यूसुफ ज़ई कौम ने हज़ीमत दिखाई। फिर इसके बाद वो इसी एंट्री पॉइंट से गुजरने लगे तो यूसुफ ज़ई और ज़िल्लदीर, बाजोवल और स्वात के गयूर पठानों ने उन्हें शिकस्त दी और उनका लाहौर डिवीज़न का जो कमांडर था चिम्बरलैन, उन्होंने यहीं पे शिकस्त खाई थी और सैकड़ों की तादाद में अंग्रेज़ और गोरे जो थे वो कत्ल हुए थे और वो मुजाहिदीन के असरात और उसकी बाक़ियात को ख़त्म करने के लिए इधर आए थे। तो बुनेर बेसिकली
तारीखी, जोग्राफियाई और तहजीबी लिहाज से पसंदों की और जंग आज़ादी के हीरों की सरजमीन है बोनेर। अच्छा, इस पहाड़ की बताइएगा कि जो सिखों के खिलाफ यहाँ पर मार्का हुआ है वो कैसे हुआ, उसमें कौन से वो मशहूर नामी ग्रामी मुजाहिदीन थे बोनेर से जिनका तल्लुक था, जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है? बहुत से मशरान है और उनके सरदारान है यूसुफजई कौम के। ये जो सामने नज़र आ रही है इसको ईगल नेस्ट या कत्लगढ़ कहते हैं। तारीख़ की किताबों में मौलाना गुलाम रसूल मेहर ने किताब लिखी है तहरीक मुजाहिदीन, इसमें तफसील से इसका जिक्र है। मौलाना अबुल हसन अली नदवी ने किताब लिखी है तारीख़ दावत व अज़ीमत। इसके अलावा हमारे जो है आबाद शाहपुरी ने सैयद बादशाह का काफ़िला लिखा है और इस पे इसी का पूरा जिक्र है। गज़टियर स्वात में जो है इसका पूरी तफसील जो है इसमें मौजूद है और ये तारीख़ी लिहाज से और जंगी लिहाज से और मारिकाराई के हवाले से ये पॉइंट जो है इंतहाई अहमियत का हामिल है। अच्छा, ये अल्लाह का नाम भी इस पर लिखा हुआ है, ये उसी वक्त का ही है या बाद में ये पहाड़ के ऊपर? इसके बारे में मुख्तलिफ नज़रियात हैं, लेकिन ये वक्त गुजरने के साथ साथ मौसमी असरात के हवाले से जो है इसमें क्रैक्स पड़ गए हैं और इसमें जो निशानात भी है, मगरिबी वाले साइड वाला का जो बड़ा चट्टान है उसमें क्रैक्स भी लगे हुए हैं। जी, इस मकाम पर अंग्रेज़ों और ख़ास करके सिखों के खिलाफ बहुत बड़ा मार्का हुआ है और जैसे कि शायद साहब ने कहा है कि उनको शिकस्त दी है। तो जी, जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पर सिखों और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तो अच्छी खासी रेजिस्टेंस हुई है, लेकिन जो खुशहाल खान खटक साहब हैं उनकी भी खैबर पख्तूनख्वा के कल्चर में, हिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। उनके ख़िलाफ़ भी यहाँ के जो मकामी कबाइल हैं वो भी लड़े हैं। वो क्या वजह थी उसकी भी ज़रा हिस्ट्री बताइएगा शायद साहब, वो क्या वाक़या हुआ था? यहाँ हम जहाँ जिस चौक पे अम्बेला चौक पे खड़े हैं, ये तारीख़ी हवालों से सिखों के ख़िलाफ़, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इधर बड़े बड़े मारके हुए हैं और आप हैरान होंगे कि ये इस्तेमार के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़ और जबर के ख़िलाफ़ हमारे यूसुफज़ई पठानों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बड़ी अज़मत और अज़ीमत का मुज़ाहरा किया है। लेकिन बदकिस्मती के से हमारे जो कबाइल हैं ये आपस में भी लड़ पड़े हैं। अच्छा, तो हमारे जो मुग़ल हुक्मरान थे जहांगीर और शाहजहां, ये खुशहाल खान खटक के जो आबाओ अजदाद थे पहले मनसबदार थे, लेकिन फिर उनके मुखालिफ बन गए और फिर ये खुशहाल खान खटक जो थे यूसुफज़ई के ख़िलाफ़ बन गए। अच्छा। तो यूसुफज़ई के ख़िलाफ़ उन्होंने हमारे काटलंग और ज़िला मर्दान और ज़िला सवाबी में इन्होंने थोड़ा सा मुश्किल पैदा कर दी थी यूसुफज़ई और मंदड़ पठानों के लिए। अच्छा। तो इधर अखून सालिक बाबा था, एक पीर था, उसका एक मुरीद था बाकू खान। अच्छा। तो बाकू खान और गज्जू खान और कालू खान, इन लोगों की बड़ी हिस्ट्री है तारीख में। अच्छा। तो बाकू खान जो थे इधर उन्होंने जंगे लड़ी और डूमा काफिर को इधर डूमा पहाड़ी पर शिकस्त दी। अच्छा। तो रानी को कब्जे में लिया था। ठीक है। तो ये जो पूरा इलाका पीछे उसका 2 किलोमीटर के फासले पर कनकोहे चौक में उनका कब्रिस्तान मजार भी है। अच्छा। तो बाकू खान ने खुशहाल खान खटक के बाप को शिकस्त दी, शाहबाज खान को। अच्छा। और यूसुफज़ई पठानों को और मंदड़ पठानों को जो है उनसे आज़ाद कराया, आज़ाद करवाया। तो ये एक मुश्किल तारीखी थी। और ये तस्वीर खुशहाल ये साहब की पीछे जो तस्वीर आपको मुजस्सिमा चौक में नजर आ रही है, ये खुशहाल खान खटक की है, क्योंकि वो एक मुबारिज भी था, शायर भी था और पठानों का एक हीरो था। वो हीरो थे और हीरो और शायर और वो एक अदीब शख्सियत थी। पठानों के हीरो को भी यहाँ के यूसुफज़ई ने शिकस्त दी। फिर हीरो तस्लीम भी किया आगे चल के आप लोगों ने। इंशाल्लाह वो उसको तस्लीम भी करते हैं, उनकी बड़ी रोल है, कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल। खैबर पख्तूनख्वा के दीगर कबाइल की तरह बोनेर में भी हुजरा निज़ाम कायम है, जो दरअसल पख्तून सकाफत का एक अहम हिस्सा है। इन हुजरों में ज़मीन पर मेहमानों के साथ बैठ कर खाना कदीमी रवायत है। यहाँ आने वाले सियाओं और मेहमानों को बोनेर की मकई की रोटी और सरसों के साग से तवाज़ो की जाती है, जो यहाँ की ख़ास सौगात है। तहसील खदुखेल, डिस्ट्रिक्ट बोनेर और दरा, ये मुख्दरा इसको बोलते हैं। यहाँ पर उजरे में हमारे लिए देसी खानों का अरेंजमेंट किया गया है और देसी खानों में सबसे जो मुख्तलिफ चीज़ हमें लग रही है यहाँ पर, वो ये देख सकते हैं, नीचे पुलाव है और ऊपर स्वीट यानी मीठे चावल।
ये यहाँ की ट्रेडिशन ये है कि यहाँ मिल के इसी डिश में, यानी प्लेटों में नहीं डालेंगे, इसी भी डिश में खाएंगे, साथ मीठे चावल भी होंगे और नीचे आपको पुलाव नज़र आ रहा है वो है। उसके बाद ज़रा जी बताइएगा ये किस चीज़ का साग है जो बनाया आपने? सरसों का साग। ये सरसों का साग बनाया गया है और सबसे मुनफरिद जो हट के हमें लगी है वो ये मकई की रोटी है, यानी बिल्कुल आपको नान लग रहा है। आपने देखा होगा पंजाब में या हज़ारा बेल्ट में मकई की रोटी अच्छी खासी उसका मतलब वेट भी होता है और थोड़ी मोटी और चौड़ी भी होती है, लेकिन ये बिल्कुल छोटे साइज़ का ये आपको मकई की रोटी नज़र आ रही है और इसका कलर भी बिल्कुल वाइट लग रहा है, जैसे ऐसे लग रहा है कि इसमें ना मैदा मिक्स किया गया। इसके बारे में पूछेंगे जी क्या मैदा इसमें मिक्स हुआ है कि नहीं? नहीं, प्योर मकई की है जी। और उसके साथ मक्खन, ये भी देसी मक्खन है? हाँ जी, गाय का है? ये गाय का है। ये गाय का जी, बड़ा नायाब मक्खन है ये। और उसके बाद देसी घी, ये किसके साथ खाया जाता है? मतलब चावल के ऊपर तो ज़ाहिर ऑफ कोर्स नहीं डालेंगे, और क्या रोटी के साथ खाया जाएगा? ये जो मतलब ये जो सालन है ना, इसमें हमारे पठान लोग ये रोटी इसमें डालते हैं और फिर ये इसके ऊपर डालता है। अच्छा 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 अच्छा, जैसे ये तरकारी आपने सालन की पकाई है, हाँ जी, इसके ऊपर रोटी डाल के फिर इसके ऊपर घी डालते हैं। हाँ जी बिल्कुल। और वैसे मकई की रोटी के साथ भी खाया जाता है? हाँ, मकई की रोटी के साथ। और ये किस चीज़ की चटनी बनाई है आपने? ये टमाटर है और मिर्ची है और इसमें कुछ लहसुन। अच्छा, बिल्कुल टमाटर, मिर्ची और लहसुन, और बिल्कुल इसका जो कलर आपको नजर आ रहा है रेड, और इसमें आपने अच्छे खासे इसका मतलब है टमाटर डाले, सिरका भी डाला है? नहीं सिरका। अच्छा, सिरका नहीं डाला, क्या बात है। और दूसरी सबसे अच्छी इनकी खासियत ये है कि जो ही यहाँ पर इन पहाड़ी इलाकों में और ख़ास करके जहाँ पर मुनेर में हम इस गांव की अगर मिसाल लें तो जो ही मगरब की अजान होती है लोग नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद फ़ौरन खाना खा लेते हैं, और इसका टेस्ट माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है मकई की रोटी का। और ऐसा फील भी नहीं होता कि हम मकई की रोटी खा रहे हैं, यानी ना बिल्कुल प्योर मकई है जी, बिल्कुल मैदा मिक्स नहीं है इसमें, बिल्कुल प्योर। ये गांव का इलाका है। सिर्फ जायका सिर्फ इसका है कि बिल्कुल हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हम मैदे की रोटी खा रहे हैं। इसमें जो ज्वार ये इसको बोलते हैं, हम ज्यादातर मकई की रोटी, इसका टेस्ट ऐसा है। ये देखें जी, देसी घी डाल रहे हैं, नीचे देसी मुर्गी, रोटी को सब ने मिक्स किया और इसके ऊपर डाला देसी घी, और ये शोरबे में मिक्स करके, और इन्होंने खाना भी गठे ही खाएंगे ना ये। और माशाल्लाह इसका मतलब है कि आप लोग मेहनत भी करते हैं देसी घी के लिए, जिम्मेदारियां भी करते हैं आप। बिल्कुल, घर में गाय भैंस ये वाह जी, इसका जायका तो बहुत ही जबरदस्त है। यानी नीचे यखनी, वो भी देसी मुर्गी की, ऊपर से रोटी इन्होंने वो मकई की मिक्स की है इसमें, और ऊपर से डाला है देसी घी, और वाह क्या बात है जी, जबरदस्त। ये यहाँ का ये कल्चर हमने दिखाया है, और क्योंकि अभी रात हो चुकी है, बहुत दूर दराज से हम कवर करके आ रहे हैं और हमारे खाने का मैं तो प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा था, और हमारे साथ जो इतनी बड़ी टीम बैठी हुई है उन्होंने खाना शुरू कर दिया था। अब हम भी शुरू करते हैं कि मेरे तो दो जो कैमरा मैन हैं तो वो तो मेरे ख्याल में मुझसे नाराज हो जाएंगे, और उससे पहले कि उनकी गोरी मेरी तरफ आए, इनको मैं कहता हूँ कि आए खाना खाएं। आप भी जब भी आए इन इलाकों में और हुजरे में आप भी आ सकते हैं, एज ए गेस्ट सबके लिए ओपन होता है, और ये देसी खाने आप खा सकते हैं। और अभी लस्सी भी आई है लास्ट में, हालांकि सर्दियों का सीजन है लेकिन लस्सी आप इस्तेमाल करते हैं। जी जी, ये देसी लस्सी भी पहुंच गई है जी हमारे पास, और ये देसी लस्सी भी आ गई है, देसी मक्खन भी आ गया, देसी साग भी आ गया, देसी सैलेड भी पड़ा हुआ है, देसी मुर्गी भी पड़ी हुई है, और बुजुर्ग माशाल्लाह ये खाई जा रहे हैं। और ये भाईचारे की मिसाल है कि आपने एक ही बर्तन में बैठ के खाना खाना है।
वादी बुनेर में वाक़ रानीगढ़ का मकाम तारीखी, सकाफती और तहजीबी विरसे का मरकज़ है। ये इलाका बुद्धिस्ट शहजादे नोग्राम से मनसूख है। नोग्राम और रानीगढ़ के खूबसूरत आसार कदीमा यहाँ आने वाले सियाहों को हज़ारों साल पुरानी दुनिया में ले जाते हैं। यहाँ फ़न तामीर के खूबसूरत नमूने, दीदा ज़ेब पत्थर, आसार कदीमा दुनिया भर के सियाहों की तवज्जो का मरकज़ हैं। तो जी शायद साहब हमारे साथ है। हमारा सफ़र इस वक्त रवा दवा है जो रानीगढ़ टॉप की तरफ। अच्छा शायद साहब बताइएगा, ये रॉक्स के बारे में कोई रिसर्च किया पड़ा आपने कहीं? ये चट्टानें तो रिसर्च अच्छा जी 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 जो माहिरीनी तहकीक है और मुबस्सिरीन है, हाँ ये इन्होंने इसका जिक्र किया है मुख्तलिफ किताबों में। हाँ तो हमारे जो कदीम हाँ जी जी कदीम जो हमारे आसारी कदीमा पेशावर का जो है रिसर्च बता रहा है कि ये हज़ारों साल पहले के खंडरात हैं और हज़ारों साल पहले इधर समंदर था। इन रॉक्स की जो केमिस्ट्री और हैत है ये बता रही है कि ये किसी ज़माने में समंदर था। क्योंकि आजकल भी समंदरों में जंगल भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल, पहाड़ भी हैं, हाँ। रॉक्स भी हैं और मुख्तलिफ से मिलते जुलते हैं। और ये ऊपर चढ़ के हम बताएंगे आपको जी। और दूसरा ये अभी ये सारे कदीमा मेरे ख्याल में इसकी जो वक्त के लिहाज से मुख्तलिफ किस्म की रिपेयरिंग नज़र आ रही है हमें जी। तो ये जो रिपेयर है, ग्रिल है और सीढ़ियाँ बनी हुई है तकरीबन 500-600 की तादाद में, ये जापान वालों की ताउन से पाकिस्तान ने बनाए हैं, उनके कोऑर्डिनेशन के साथ पाकिस्तान और जापान के। और सबसे पहले इधर जो है सबसे ज़्यादा काम पहले वो फ्रांस और इंग्लैंड के माहिरीन ने किया था। अच्छा। फिर इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो यहाँ आई और उन्होंने बहुत दिलचस्प चीज़ें बरामद की यहाँ से। तो टूरिस्ट भी आ रहे हैं, हमें तो रास्ते में भी ऊपर जाते हुए अच्छे खासे लोग नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर लोकल मसलन स्वाबी हो गया या बुनेर हो गया, उससे लोग आते होंगे जी। दूर दराज इलाकों से भी लोग आते हैं पाकिस्तान के पूरे ख़ित्तों से। और चूँकि ये एक तारीख़ी, तहजीबी और सकाफती हमारा जो कल्चरल साइट है, अगरचे इसकी पहाड़ी रास्ता है, दुश्वार गुजार है, लेकिन फिर भी अगर एक बार कोई आ जाए तो बार बार आने को विंटर के मौसम के लिए ये बहुत ही बेस्ट है। जैसे अच्छा, आने का जो काफी लिहाज से बहुत अहमियत का ये हामिल है जो रानीगढ़ है। ऊपर चलते हैं और इंशाल्लाह इसकी तहजीब को भी डिस्कस करेंगे। वहाँ पर कुछ टूरिस्ट होंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे आप हमारे साथ। इस वक्त हम रानीगढ़ में हैं, ज़िला बुनेर है ये, और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं शिरीन ज़ादा खान साहब, राइटर हैं, प्रिंसिपल हैं यहाँ के कॉलेज के बुनेर के। और ख़ास करके जब हम आर्कियोलॉजी की बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं, तो इसके ऊपर इनका अच्छा खासा अबूर है। जी शिरीन ज़ादा साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा रानीगढ़ की हिस्ट्री क्या है और कितने हज़ार साल पुरानी ये तहजीब है? 325-26 कबल मसीह अलेक्जेंडर यहाँ पर आया था। अच्छा। और उस ज़माने में ये अच्छी खासा बहुत मशहूर स्टेट था। जी जी। और उन्होंने इसकी काफ़ी मुज़ाहमत की थी। और इसको यहाँ को पता करने के बाद अलेक्जेंडर आगे बढ़ा और उन्होंने हंट के घाट से दरिया सिंध को पार किया। हाँ। इस एरिया में जो हम खड़े हैं जी जी। इसको आप प्रेसिडेंशियल एरिया कह सकते हैं। प्रेसिडेंशियल एरिया है ये और ये उस बात की चेयर है जहाँ पर बैठ के वहाँ पर सिकंदर आजम को कह सकते हैं, वो उन्होंने भी बैठ के अपनी रियासत खिताब किया होगा। इसके अलावा जो उस वक्त के पादरी थे वो भी खिताब करते थे। और जो भी किंग इस इलाके को फतह करने के लिए आया, हाँ। तो उसने इस कुर्सी के ऊपर वो बैठा है, खिताब कहता है। यहाँ देखें ये एरिया जो टोटल है ये तकरीबन 4 किलोमीटर पर मुश्तमिल के मुहित है। ये यहाँ जो खुदाई हुई है जी जी 1884 में जी जी कोल आए थे। हाँ। और उन्होंने जेवरात की तलाश में खुदाई की थी। मैं आपको जगह बता दूंगा। यहाँ पर जो अहम काम जो शुरू हुआ है वो 1920 में करीबन इंडिया आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने काम किया था। अच्छा। इसके बाद फौजी निष्कावा आए थे। अच्छा।
60-71 की दहाई ठीक है। में। उनका बहुत बड़ा काम है फौजी निष्कावा का, आप देख लें प्रोफेसर थे। जी जी बिल्कुल। इसके बाद 81 में इसका सर्वे हुआ और ये यूनेस्को के तारीखी वर्षे में ये जगह तो शामिल हुई। कदीम रवायात के मुताबिक रानीगढ़ की बुनियाद 3 शहजादों नोग्राम, सीताराम और बगराम के नाम पर रखी गई थी। कहा जाता है कि इस ज़माने में यहाँ मुजस्मा साज अपने हाथों से मूर्तियाँ और मुजस्मे तराशते थे। इस कदीम तहजीब की खोज का काम अंग्रेज़ ने 1883 में किया, जबकि तकनीकी बुनियादों पर काम जापान के तावन से 1959 था 1962 में हुआ। यहाँ से कई नायाब सिक्के और नवारदात बरामद हो चुके हैं। कंडारा तहजीब में आप देख लें कि ये जो हमारी ज़बान जो है उर्दू, हम कहते हैं कि कई ज़बानों उसमें कई ज़बानें शामिल हैं, तो इसमें प्राकृत पाली वगैरह से भी अल्फाज आए थे। तो आपका एक उर्दू मुहावरा है, सीसा पिलाई हुई है दीवार, सीसा पलाई हुई तो देख लें ये यहाँ सीसा उन्होंने ये सीसा है। तो यहाँ जितने भी ये इंटरेस्ट एरिया है या तो हर जगह सीसा पलाई हुई दीवार। तो इसमें ये जी आपने मुहावरा तो सुना सीसा पलाई हुई दीवार, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि सीसा कैसे दीवार में लगाया गया है, जिसको कहते हैं सीसा पलाई हुई दीवार। तो ये वो जगह है रानीगढ़ की जो तकरीबन 2000 साल पुरानी तहजीब है, और उसमें ये सीसा है जिसको कहते हैं सीसा पलाई दीवार। हमारे साथ शीरीन साहब हैं, उनसे हम बात करेंगे। एक्सप्लोर कर रहे हैं हम रानीगढ़ को, और ये चाह रहे हैं आपको हम सामने बहुत ही रिच आर्कियोलॉजी है यहाँ पर। और जैसे ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया से भी तकरीबन आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पर आते हैं, रिसर्च करते रहे हैं। पाकिस्तान बनने से पहले की बात करें बरसगीर की, और पाकिस्तान बनने के बाद भी। आप हमारे साथ रहें, आगे चलते हैं। जी शीरीन साहब बताइएगा, ये तो पूरा मसलन पहाड़ काट के एक रूम बनाया गया है, इसके बारे में बताइएगा। ये क्या था? चट्टान जो है काट कर कमरा बनाया गया है, लेकिन ये एक नहीं, ये दूसरी तरफ इसके भी एक और कमरा भी है और साइड पर भी है। जी जी। अब ये उस ज़माने में इसके क्या इस्तेमाल था इसके बारे में तो मैं हम कथित तौर पर कुछ नहीं कह सकते। आप इसको चेक पोस्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा। इसकी दोनों साइडों से आप नशीब है, इसमें नशीब है। हाँ। और इसके लिए एक अहम बात यह है कि बुद्ध मत में शाम की इबादत का कोई तस्वर नहीं है, क्योंकि ये बुद्ध मत ने बनाए थे, बाद में यहाँ हिंदू राज हुआ। तो इस चट्टान को अगर आप बाहर से देख लें तो ये बिल्कुल उन्होंने इसमें कुछ शायद कुछ तराश की है, और इसको बिल्कुल कोबरा का हेड जो है वो बनाया हुआ है। आप देख लें, आपको अंदाजा कोबरा टाइप का, कोबरा टाइप का, क्योंकि इसके बाद में हिंदू मुख्तलिफ तहजीबों के असर से ये जगह गुजरी है। इसमें बुद्ध मत भी, हिंदुइज्म भी, और उसके बाद कोबरे की कौन करता है इबादत? देखिए ये हिंदू मत में है ना, हिंदू मत वाले करते हैं। लेकिन यहाँ पहले जो था वो बुद्ध मत थी, ठीक है, मालूम आसार के मुताबिक। इसके बाद हिंदू मत वाले आए, फिर सफ़ेद हमलावर आए, ठीक है। इसके बाद इसकी हिस्ट्री जो है 625-27 के बाद खामोश हो जाती है। इस बारे में एक अहम बात मैं आपको ये बता दूं कि हेमंत सांग ने जो अपना सफ़रनामा लिखा है, तो इसमें उन्हें 2 पहाड़ी मकामात करके 2 पहाड़ हैं, इस पर 2 कमरे हैं। इसकी लोकेशन वो हमें नंगहार बता रहा है, अब मौजूद नंगहार अफगानिस्तान, लेकिन वो जगह सही नहीं है, असल प्लेस यही है। असल प्लेस जो है वो यही है। हेमंत सांग ने जो डिस्ट्रिक्ट बोनेर तहसील खुदाखेल, तो वो यही है। और ये भी सुन ले कि यहाँ जितनी भी कंडारात हैं आपके हड़प्पा मौजूदा जो भी सबसे ज़्यादा वसी कंडारात यहीं पर है। जी सदियों पुरानी तहजीबों के मस्कन नौग्राम में हैं इस वक्त हम, और एक्सप्लोर कर रहे हैं हम इस साइट को जिसको रानीगढ़ भी कहा जाता है। शीरीन साहब बताइएगा, आप कह रहे थे कि ये मेन स्टॉप है। हाँ ये मेन स्टॉप है, और ये मेन स्टॉप है, और इसमें सबसे अहम बात जो है वो ये है कि जब महात्मा बुद्ध का इंतकाल कर गए और उनको जलाया गया, तो इसकी राख जो है वो छोटे उसमें और राख भी मिलाई गई, जैसा हम अभी जमजम में पानी मिलाते हैं लोगों को मिलाते, तो इस तरह वो इसकी राख जो थी वो तकसीम की गई मुख्तलिफ पादियों में। और जहाँ मेन स्टॉप थे इस तरह के, ठीक हो तो इसके ऊपर उन्होंने एक बक्स रखा था छोटा सा, और इसमें वो राख को रखते थे। अच्छा, इसमें राख रखते थे, इसमें राख हुआ करती थी। ठीक है। 1884 में कूल जो आए थे वो इस बक्स की तलाश में आए थे। अच्छा, तो उन्होंने इसकी खुदाई की थी सबसे पहले। ठीक है, बॉक्स मिला था फिर उन्हें?
मिला या नहीं मिला, क्योंकि अच्छा। वो शायद वो उस बॉक्स में था क्या वैसे, क्या इसमें हिस्ट्री इसकी क्या राख बताती हुआ है? करती जी? थी, इसमें महात्मा बुद्ध की राख हुआ करती थी। और महात्मा बॉक्स बुद्ध की राख, इसमें ठीक। एक 4 सदी से जो बरामद हुए वो पेशावर म्यूजियम में है। अच्छा। फूल अगरचे लोगों को कंडरा दिखा गए, हाँ। कुछ उनको मिला या नहीं, अच्छा। लेकिन जो गैर कानूनी खुदाई वाली थी हाँ, उनको राह उनको दिखा गए। ला के मिल गई। जी शिरीन साहब बताइएगा, आप कहते हैं कि महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध की जो जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार थे या तालीमात थी, जी, तो वो 7 स्टेप उन्होंने बनाए थे। ठीक हो। तो वो यहाँ जो हमारी जो स्टोपें हैं तो इस पर वो लगाए गए थे, और उसको अभी उन्होंने यहाँ स्टोर किया है। और ये बाढ़ इसलिए लगाई है कि बच्चे वगैरह इसको नुकसान न पहुँचा दें, नुकसान ना तो ये महफूज रखे हैं उन्होंने। ठीक है। और वो ये 7 स्टेप में बेसिकली था क्या, मैसेज क्या ये था? इसमें मैसेज ये था कि महात्मा बुद्ध किस तरह अपनी बीवी को छोड़ता है, अच्छा, आगे बढ़ता है, ठीक है। बलाओं वगैरह से लड़ता है, फिर वो अपनी चेला कशी करता है, अच्छा, इसके बाद वो अपनी तालीमात देते हैं। इसकी अक्कासी इसमें तालीमात क्या हासिल करती है उस दौर की, अगर आपने वो पढ़ी हो तो इसकी तालीमात ये थी कि जो हवस थी, जी, जी, दुनियादारी थी, ठीक है। अब आप ये समझ लें कि मादियत थी। जी, इस जी। तरह ये मादियत के खिलाफ क्या आप बुद्ध मत को एहतजाज समझ सकते हैं। अच्छा, हाँ, ये बुद्ध मत के, और ये एक फलसफियाना मजहब है। जो मज़ाहिब हैं जी, जो 3 मज़ाहिब जो हैं वो तो अहले किताब हैं। जो अहले किताब हैं, और जो फलसफियाना मज़ाहिब हिंदू मत है, हाँ। बुद्ध मत है वगैरह। तो इसमें ये है कि बेसिक तालीमात उनकी थी कि आप अपने बातिन को रोशन करें। तहजीबों के मस्कन नौग्राम में हैं इस वक्त, और हमारे साथ मौजूद हैं शिरीन खान साहब, शाहिद खान साहब और असिस्टेंट कमिश्नर इस तहसील के, वो भी साथ हैं। ज़रा हम बात करते हैं तहजीबों के मस्कन के बारे में। जी ये जी, पेशावर से 140 किलोमीटर और बुनेर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डगर से 70 किलोमीटर के फासले पर जुनूब की जानिब वाक़ है, जी जी, और आखिरी बाउंड्री पर खदुखेल तहसील में वाक़ है। हम्म, जिस तरह सर ने कहा ये तहजीबों का मस्कन है, तो क्यों है? सिकंदर आज़म जी जी, जब यहाँ से गुजरे तो यहाँ ओलनोस बादशाह का किला था, उन्होंने फ़तह किया। इसके बाद इधर बुद्धिस्ट आए, और बुद्धिस्ट ने यहाँ पे इतना बड़ा काम किया कि यहाँ वो बैठ के वो उसके राहिब उसके जो मजहबी तालीमात थे वो भी दिया करते, लेकिन यहाँ पर बुत तराशते। और इसका जो मज़हर है वो यहाँ के जो प्रेसिडेंशियल एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया है, इसका जो यूनिवर्सिटी है, उसमें तराशीदा पत्तों से इसके बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो इसके तराशीदा मूरतें जो थी वो पूरे हिंदुस्तान में, पूरी वर्ल्ड में भेजे जाते थे। अच्छा, इसके बाद हिंदू मत का जो जहाँ तक जिक्र है, जो तखबाई का जो राजा था हुरा, पूरा उसके 3 शहजादे बागराम और सीताराम और ये 9 ग्राम, उसकी जो शहजादी सीताराम, जिसको हमने पिछले प्रोग्राम में आपने एक्सप्लोर हाँ, किया उसका है, ये एलम 9 ग्राम में। गेट वे है इस अच्छा, रानीगढ़ का। ठीक, जो चट्टान नजर आ रहा है ऊपर, जी। जिस तरह सर ने कहा, ये मुख्तलिफ अदवार में इसकी मुख्तलिफ इसके मुतालिक हिकायतें हैं और किस्से कहानियाँ हैं। ये बतौर रडार और पेंटागन के तौर पर भी इस्तेमाल होता था। अच्छा, और ये रानी यहाँ पर बैठती और पूरे इलाके का जो हसीन मंजर है इसका अपना दिल बहलाती। दिल बला। ये जब रानी उनको थी कौन? पानी की जरूरत रानी कौन होती, थी? ये रानी जो थी ये राजा वूरा जो था ये उनकी क्वीन थी। क्वीन थी, ठीक अच्छा, हो गया। यहाँ पर क्या डिस्कवर हुए हैं? तो यहाँ पर बुत थे, यहाँ पर तराशीदा पत्थर थे, यहाँ पर यूटेंसिल्स थी, यहाँ पर मुख्तलिफ मूर्ति थी। वो ज़माने के साथ साथ चुराई गई भी हैं, ले भी गई हैं यूरोप में और पेशावर में और तखबाई में और टेक्सला में, इसमें मौजूद हैं। अच्छा, ये जो इलाका है, ये अगर मैं ये कह दूं कि जहाँ पर तहकीक की हवालों से जो काम हुआ है, जी जी, तो सबसे पहले यहाँ पे 1883 में इंग्लैंड और फ्रांस और जर्मनी वाले आए, उन्होंने इसको डिस्कवर किया। अच्छा, और तकनीकी बुनियादों पर काम जो था ये जापानियों ने किया है। अच्छा, 1920 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इधर आई और उन्होंने इसको इस तरह डिस्कवर किया कि बड़ी कीमती जगह है। अच्छा, और उसका पूरे इलाके का अहाता किया और पाकिस्तानी गवर्नमेंट से उन्होंने कमिटमेंट कर ली कि इसको जो है अपने प्रिजर्वेशन कर ले इसके मुतालिक। और फिर जापान ने 1959-60 में, जिस तरह सर ने कहा, इधर सीढ़ियाँ बनवाई, ग्रिल बनवाए और बिल्कुल। ये दुनिया को एक्सप्लोर किया कि ये भी तहजीबों का मस्कन है। बादलों पर हम चले एक नई डगर,
कहकशां को चुन लो अपनी राह गुज़र, कहकशां को चुन लो अपनी राह गुज़र। आओ मिलके करे पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करे पहाड़ों का सफर। वालिय स्वात के दौर में बोनेर में बनाई गई बेशुमार कदीमी इमारत आज भी यहाँ मौजूद हैं। बोनेर के सदर मकाम डगर में मौजूद एक तारीखी इमारत वालिय स्वात के नायब की थी, जो यहाँ बैठकर रियासत स्वात के इंतजामी मामलात की निगरानी करता था। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल बोनेर अख्तर नवाज साहब, उनसे हम करेंगे बात। जी अख्तर साहब, सबसे पहले हमें आप बताइएगा इस बिल्डिंग के बारे में। ये बिल्डिंग जो बनी है ये वाली स्वात साहब ने, बादशाह साहब ने बनाई है, और इधर ही से ये सारा बुनेर जो था वो हाकिम साहब इधर बैठते थे। ये जो पीछे आपका वो आपकी बिल्डिंग नज़र आ रही है, तो ये हाकिम साहब का ऑफिस हुआ करता था। अच्छा। और इधर से सारी स्टेट की अमलदारी जो है वो इधर ही से चलती थी, यहाँ से चलती थी, यहाँ से चलती। यानी वालिद साहब खुद स्वात में होते थे, लेकिन कंट्रोल करने के लिए उन्होंने अपना एक नायब यहाँ पर बिठाया हुआ था, एक मिनिस्टर टाइप, और वो खुद भी इधर आया करते थे, लेकिन ये है कि परमानेंट बेसिस पे हाकिम। अच्छा, उस वक्त और कौन कौन सी डेवलपमेंट हुई है यहाँ पर बोनेर में सर उस दौर में? हाँ, वाली स्वात के साहब के टाइम तो काफ़ी वो अच्छा दौर था, और बुनेर में इस तरह की और भी बहुत बिल्डिंग्स बनी है। अम्बेला में बनी है, खदुखेल में बनी है, पीर बाबा में बनी है, तो कोई 4-5 ऐसी बिल्डिंग्स और भी वो उन्होंने बनाई थी, और बाकी भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने बहुत काम किया है, उस पर काम किया, यानी स्कूल भी उसके दौर में बने हैं यहाँ पर बोनेर में। इस तरह के। अच्छा, ये इतनी खूबसूरत इमारत, तो क्या आप क्योंकि इंतज़ामी अमूर को यहाँ पर देख रहे हैं बोनेर के, तो सारे कदीमा हमारा कहाँ है खैबर पख्तूनख्वा का, ताकि वो इसको प्रिजर्व करे, कोई बजट इसके लिए मुख्तस हो, ताकि ये तो एक एंटीक्स है ना हमारी, ताकि इसको प्रिजर्व किया जाए, फिर टूरिस्ट के लिए भी ओपन किया जाए कि ताकि वो टूरिस्ट भी आए, देखें जी कि वालिय स्वात जो थे उनके दौर की बोनेर डिस्ट्रिक्ट में भी एक बिल्डिंग यहाँ पर मौजूद है। होना चाहिए सर। अनफॉर्चुनेटली इसको उस अंदाज से नहीं लिया गया है अभी तक, लेकिन कुछ इस पर रेनोवेशन मैंने अपने लेवल पे भी थोड़ी बहुत की है, आपने जी, वो हमने देखी है, और इस पे होना चाहिए एक कंप्लीट रिहेबिलिटेशन कोई प्रोजेक्ट होना चाहिए। हम अपनी लेवल पे कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से करेंगे आप। हाँ, इंशाल्लाह इरादा है हमारा कि इसको हम थोड़ा बहुत रिहेबिलिटेट करें, अपनी ओरिजिनल शेप में थोड़ा बहुत इसको लाए, क्योंकि ये हमारी अज़मत रफ्ता की एक निशानी है। बिल्कुल। और ये हमारा अपना है, मतलब हम अगर अंग्रेज़ की बनाई हुई चीज़ों को प्रिजर्व कर सकते हैं तो अपने चीज़ों को क्यों नहीं करते। गुजरों की ये रवायत है, मेहमान नवाजी, जब बाहर से मेहमान आते हैं तो उनकी अच्छी खाती खातर तवाज़ो की जाती है। सकाफत की एक मेन जो मौसीकी भी है वो भी सुनाएंगे, लेकिन पहले सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस डिस्ट्रिक्ट बोनेर में हम बैठे हुए हैं उसकी तकरीबन 65% जो लोग हैं वो मलेशिया में मुकीम हैं, और कई के पास डुअल नेशनैलिटीज़ है। इसके अलावा और भी बेशुमार मुल्कों में, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि इस छोटे से डिस्ट्रिक्ट में अच्छे खासे लोग मलेशिया में सेटल हैं और वहाँ पर ही उनसे शादियाँ भी हुई हैं। जी, अपना नाम बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाम मेरा मुमताज़ अली ख़ान। मुमताज़ अली ख़ान साहब, हमें बताएं कि बोनेर के लोग मलेशिया के सिटीजन्स हैं। जी, ये कब से स्टार्ट हुई है और कितने % लोग वहाँ पर इस वक्त मुकीम हैं?
बुनेर के तकरीबन 65% लोग जो है ना वो मलेशिया में रहता है। अच्छा। और उधर मलेशिया में बुनेर के लोगों ने शादियां भी की है। अच्छा। और वहाँ पर सिटीजनशिप भी मलेशिया का लिया हुआ है। अच्छा। और ये हमारी तो यादों की नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं, हमारी जो बड़े वो कहते हैं कि ये बहुत सालों से, तकरीबन काफ़ी सालों से मलेशिया और थाईलैंड दोनों में रहते हैं बुनेर के लोग। यही पाकिस्तान बनने से पहले से वहाँ रहते रहे? नहीं, बाद में। अच्छा, बाद में। और नेशनलिटी भी है? बहुत से लोगों के पास नेशनलिटी है। और एक थाईलैंड में बताया कि यहाँ का बुनेर का है, वहाँ का मिनिस्टर है वो थाईलैंड। हाँ, मिनिस्टर है थाईलैंड में। वो कौन से गांव से तल्लुक है उसका? वो बाशकटा का रहने वाला है। इधर उधर पटानुंग की, थाईलैंड में पटानुंग की बहुत बड़ी गांव है और वो पठान लोग उधर रहते हैं। इधर बुनेर के बहुत से लोग थाईलैंड में पठानों का बकायदा एक गांव है। बिल्कुल, हाँ। अच्छा, आपने कहा थी कि मलेशिया में जो शादियां की हुई हैं वो मलेशियन फिर वो वाइफ को लेके आते होंगे यहाँ पर? बिल्कुल। इस कल्चर में, तो इस कल्चर को कैसे वो एक्सेप्ट कर लेते हैं वो इजीली, वो फीमेल वहाँ की यहाँ पर आते हैं और उसके लिए मुश्किल होता है, लेकिन बाद में वो एक्सेप्ट कर देता है और फिर वो आते जाते हैं। जी, अभी ये हमें सुनाएंगे पश्तो में एक शायर गुजरे, हमजा बाबा। पहाड़ों के सफ़र में ऑलरेडी हम उस कवर भी किया है, उसकी हिस्ट्री के ऊपर भी नज़र डाली है और क्या ज़बरदस्त वो भी शायर हैं और उनकी शायरी में भी अमन और भाईचारे का मैसेज मिलता है। तो उनकी एक गज़ल है जो अभी ये हमें सुना रहे हैं, तो जी सुनाइएगा हमजा बाबा की गज़ल। ज़िली इंतज़ामिया बुनेर के इलाके में सियाहत को फ़रोग़ देने और यहाँ की खूबसूरत सकाफ़त को दुनिया में उजागर करने के लिए मुख्तलिफ मनसूबों पर काम कर रही है। सियाहों की आसान रसाई के लिए यहाँ सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, जबकि बुनेर को स्वात के 3 मुख्तलिफ सियाती मकामात कड़ाकल टाप, क्लेल टाप और वादी इल्म से मिलाया जा चुका है ताकि बुनेर के रास्ते सियाह स्वात पहुँच सकें जो मुल्की और गैर मुल्की सियाहों की जन्नत है। डिप्टी कमिश्नर बुनेर शाहिद अली खान साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे बुनेर की। जैसा कि आपको पता है कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, कोई टूरिस्ट साइट भी एक्सप्लोर की है, हिस्ट्री और कल्चर के ऊपर भी बात हुई है। जी सर, सबसे पहले हमें बताइएगा कि बुनेर का अदू दरबा क्या है, किन किन डिस्ट्रिक्ट के साथ ये जुड़ा हुआ है और पॉपुलेशन इसकी कितनी है? डिस्ट्रिक्ट बुनेर का टोटल एरिया 1895 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग बन रहा है। इसके बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में स्वात, डिस्ट्रिक्ट शांगला, मलाकंड, सवाबी, तुरगर, ये डिस्ट्रिक्ट जो है इसके साथ एडजेसेंट है। टोटल पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट की प्रीवियस सेंसस के मुताबिक 9,80,000 है। अभी सेंसस का प्रोसेस दोबारा शुरू होगा तो हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि जो अंदाज़ा हम लगा रहे हैं, जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, उसके मुताबिक ये लगभग 12-13 लाख तक पहुंच जाएगा। जब हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं तो ज़्यादातर क्या है, क्योंकि जब भी हम पहाड़ों के सफ़र पर जाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि बताया जाए कि इन पहाड़ों में कुदरत ने कितने खजाने छुपा के रखे हुए हैं, तो लोगों का ज़रिया महाश उस मायने मीटर से भी बसता है। किन की मायने हैं यहाँ पर? बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट बुनेर की अगर हम पेकुलियर नेचर देखें तो इधर मार्बल की एक बहुत बड़ी सेटअप जो है वो मौजूद है। अल्लाह ने डिस्ट्रिक्ट को मार्बल से जो है वो नवाजा है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे 400 मार्बल के यूनिट्स जो है वो इस्टेब्लिश है, जिसमें हज़ारों लोगों को रोज़गार फराहम हो रहा है। इसके साथ साथ बाहर मेनली मलेशिया में लोग बाहर है, इधर लोकल इनके जो कारोबार है, मार्बल फैक्ट्रीज़ है, उसमें एम्प्लॉयड है और इसके साथ साथ जो ट्रेड से लिंक्ड है वही बेसिकली इधर की ज़रिए माश का। अच्छा, स्पेशल जोन भी कोई बनने जा रहा था, वो कहाँ तक पहुँचा है मार्बल सिटी का? मार्बल सिटी पे हम लैंड एक्विजिशन प्रोसेस कर रहे हैं। इंशाल्लाह विद इन 2-3 मंथ्स टाइम लैंड एक्विजिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो भी आज से शुरू हो जाएगा, जिसमें ब्रिज और रोड की कंस्ट्रक्शन है वो भी बन जाएगी।
जिसका बेसिक फ़ायदा जो है वो डिस्ट्रिक्ट को यही होगा कि एक तो जो हमारा इशू आ रहा है वाटर कंटेमिनेशन का वो ख़त्म हो जाएगा, सारे सेटअप एक जगह पे आ जाएगी, तो मुख्तलिफ मार्बल फैक्ट्री जो मुख्तलिफ एरियाज़ की बिजली को जो है वो मुतासिर कर रहे हैं उसको भी कर्टेल किया जाएगा, और एज अ होल जो ट्रैफिक वाला इशू है मार्बल के जो व्हीकल्स है उनसे वो भी काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। अच्छा सर, हमने एक्सप्लोर किया है इलम टॉप, बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है। जब हम टूरिज़म की बात करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट किस तरीके से उसको डेवलप करने जाएगी सूबाई गवर्नमेंट के साथ मिलके, ताकि जो टूरिस्ट हैं वो थ्रू आउट ये रूट इस्तेमाल करते हुए स्वात की तरफ निकलें। टूरिज़म के लिए जिस तरह आप सबको मालूम है एक बुनियादी चीज़ रोड कम्युनिकेशन। रोड जो इलम वाला रोड है वो ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है, उस पर काम भी शुरू है। हमारी कोशिश यही है कि इसको हम जून से पहले इसको हम थ्रू करा दें। इसके साथ साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने शहीदान सर और फिर जो हमारा महाबाड़ एरिया है उसमें कैंपिंग पॉड्स भी लगाए हैं। मज़ीद भी टूरिज़म डिपार्टमेंट के इंटरवेंशन मौजूद है, चूँकि डिस्ट्रिक्ट में टूरिज़म का एक प्रॉपर सेटअप मौजूद नहीं होता। इसको प्रोविंशियल टूरिज़म डिपार्टमेंट इसी को लुक आफ्टर करता है, तो फिर डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंटेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ही होता है। तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और टूरिज़म डिपार्टमेंट मिल के इन सारे इंटरवेंशन को जो है हम एग्जीक्यूट करते रहते हैं। चक्करज़ई के असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम पूछते हैं। जी क़य्यूम साहब बताइएगा, चक्करज़ई की आबादी कितनी है, स्कूल और हेल्थ की क्या सूरत हाल है यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों को मैं खुशामदीद कहता हूँ बैसियत असिस्टेंट कमिश्नर चक्करज़ई। और चक्करज़ई बेसिकली ये बुनेर का सब डिवीज़न है, एरिया वाइज सबसे बड़ा है, और इसका पॉपुलेशन जो है वो तकरीबन 1,10,000 है 2017 सेंसस के मुताबिक। यहाँ पर स्कूल्स और कॉलेजेस तो अभी बन रहे हैं, लेकिन स्कूल्स तो है बहुत ज़्यादा, मिडिल स्कूल्स है, हाई स्कूल्स है। अच्छा, इस शहर का बात बताइएगा, ये जो रोड है थ्रू आउट कहाँ जा रहा है? ये यहाँ से आगे आप जाएंगी तो शहीद असर जो हमारा पिकनिक स्पॉट्स है उससे आगे तकरीबन 5-6 किलोमीटर में आप शांगला जो हमारा एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट है ना, तो डिस्ट्रिक्ट शांगला में आप एंटर हो जाएंगे इससे। अच्छा, पिकनिक स्पॉट ओपन है, टूरिस्ट जा रहे हैं वहाँ पर? बिल्कुल जा रहे हैं। अभी स्नोफॉल है तो स्नोफॉल का सीज़न है। अभी रिसेंटली 2-3 दिन पिछले यहाँ पे बर्फ़बारी भी हुई थी, तो लोग आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। टॉप है, ये बिल्कुल हिल स्टेशन है बोनेर का, और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डेवलप भी किया जा रहा है। कुछ कॉटेज भी आपको बने हुए नज़र आ रहे हैं, जिसका बहुत जल्द यहाँ पर इफ्तिताह भी किया जाएगा और टूरिस्ट के लिए इनको ओपन किया जाएगा। सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छी हमें लगी है, नीचे तहसील से लेके यहाँ तक बिल्कुल कारपेट नया रोड बना हुआ है जो थ्रू आउट आगे शांगला की तरफ जा रहा है। यहाँ बात करेंगे टूरिज्म स्कोप की भी, हिस्ट्री की भी। हमारे साथ यहाँ पर मकामी लोग मौजूद हैं, लेकिन क्रॉस में हवाएं चल रही हैं और चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ हमें नज़र आ रही है। ज़ाहिर है विंटर है और ये हिल स्टेशन खास करके जितने भी मलकंड डिवीज़न का ज़िला हैं यहाँ पर बर्फ़बारी हो चुकी है और हो भी रही है। हमारे साथ यहाँ ही शहीदा सर के कुछ मकामी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जी नाम बताइएगा अपना? जी एडवोकेट महबूब अयूब मेरा नाम है, या करे नाम। अच्छा क़य्यूम साहब बताइएगा ज़रा हिस्ट्री इस इलाके की। ये है तारीख़ी तौर ये चक्करज़ई इलाका है। चक्करज़ई इलाका जो यूसुफज़ई ट्राइब की एक वो शाख है, ये हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट में है। ये बुनेर में है, शांगला और तुरगर में है। अच्छा, ये बिल्कुल टॉप है जो यहाँ पे हम खड़े शहीद सर। ये तकरीबन 4-5 किलोमीटर यहाँ टॉप पे एक सड़क गई हुई है। इधर साइड पे इस पे भी जंगल है, घने जंगल है, इस साइड पे भी है। तो ये हमारे इलाका का वो पहाड़ी इलाका है, बर्फ़ भी पड़ती है। बर्फ भी बढ़ती है और पिकनिक स्पॉट है, टूरिस्ट आते हैं दूर दराज से यहाँ से बहुत से। ये इसका एक ये है कि गर्मियों में बहुत से लोग आते हैं, कि मौसम ठंडी होती है जुलाई अगस्त में, और यहाँ बर्फबारी के मौसम में बहुत से लोग आते हैं। जी आप बताइएगा, बुजुर्गों तारुफ कराइएगा अपना, और हमें थोड़ी सी इलाके की थोड़ी कोई हिस्ट्री बताएं, कोई पुराना वाक़या हमारे साथ शेयर करें। मेरा नाम तो शरीफ खान है
मैं तहसील चकर्दी का नाजिम हूँ। जी जी। ये तो चकर्दी का इलाका है। चकर्दी का इलाका जो इसने बताया कि पूरा इलाका है, तुरखर जिले में भी है और शंगला में भी है और इसमें भी बुनेर में भी है। ये काफ़ी लोग हैं, काफ़ी, लेकिन ऐसे बटे हुए तकसीम हो गए हैं, कुछ इधर है कुछ इधर है। कोई पुराना वाकया कोई हमें बयान करें जो आपने बुजुर्गों से सुना हो, यहाँ पर इसको शहीदा सर क्यों कहा जाता है, इसकी वजह क्या है? इधर एक मकबरा था। अच्छा। वो मकबरे में एक कब्र था। अच्छा। तो उसको लोग कहते थे कि ये शहीदा है, शहीदा ठीक। लेडीज। अच्छा। शहीदा है, तो उसके नाम से ये मशहूर है ये इलाका। अच्छा, शहीदा बेबी उसका नाम था या शहीद हुई थी? शहीद हुई थी उसको, तो शहीद उसके नाम से शहीद है, सब के नाम से पुकारा जाता है। आज के प्रोग्राम पहाड़ों के सफर में हमने फोकस किया डिस्ट्रिक्ट बोनेर के खूबसूरत वादियों को। खास करके फर्स्ट टाइम हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक्सप्लोर किया इलम वादी को, जिसकी बहुत ही तारीखी अहमियत है। और वहाँ पर हमने आपको जाके दिखाया कि किस तरीके से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काम हो रहा है और इल्म का ही रोड आगे जाके सैदुशीफ के साथ मिलाया जा रहा है और बहुत जल्द टूरिस्ट उस साइड से भी निकल के सफात का रुख करेंगे। उसके बाद हमने एक गंदारा सिविलाइजेशंस की नौग्राम में, जो बहुत बड़ी पुरानी तहजीब है, उसके बारे में हमने आपको बताया और वहाँ पर भी टूरिस्ट आ रहे हैं। लोकल कल्चर की बात की, लोकल फूड की बात की और ख़ास करके जो बोनेर का एंट्री पॉइंट है, जब हम बात करते हैं इन बहादुर कबाइल की, तो थ्रू आउट जैसे कि मैं आपको फाटा से बताता आ रहा हूँ, इन इलाकों में भी मारका हुआ है जो जंग आज़ादी का मारका है और यहाँ पर ना सिर्फ सिखों को शिकस्त हुई है बल्कि अंग्रेज़ को भी शिकस्त हुई है। तो ये एक प्रोग्राम था बोनेर के ऊपर, बोनेर की खूबसूरती दिखाई आपको हमने और फिर हम आपको लेके आए बोनेर के टूरिस्ट पॉइंट के ऊपर, जो एक और है जो थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट शांगला के साथ जाके मिल रहा है, वो था शहीदा सर। शहीदा सर से ही होते हुए एक खूबसूरत रोड है जो डिस्ट्रिक्ट शांगला में दाखिल होता है और नेक्स्ट प्रोग्राम में हम एक्सप्लोर करेंगे इसी रूट को, जो बोनेर की मुख्तलिफ वादियों से होता हुआ, शहीदा सर से होता हुआ मुस्लिम कंडाओं के मकाम पर शांगला में दाखिल होता है और एक्सप्लोर करेंगे शांगला की खूबसूरत वादियों को। आप हमारे साथ रहें और देखते रहें प्रोग्राम पहाड़ों का सफर। फिलहाल नसीर अब्बासी को इस जंक्शन पॉइंट से जो बोनेर और डिस्ट्रिक्ट शांगला का है इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में पहाड़ों के सफर में।